वेलकम टू ज्ञानार्जन साइट। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव मिश्रा एक बार फिर आप सभी का ज्ञानार्जन साइट पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुक्रगुजार हूं आप सभी के उस सहयोग का भी जो आप ज्ञानार्जन साइट को आगे बढ़ाने में दे रहे हैं। कुछ अच्छे प्यारे और बच्चे व्यूअर्स का एक प्यारा सा शिकायत था कि ज्ञानार्जन साइट पर हम लोगों के लिए कुछ आप वीडियो नहीं बनाते हैं जो हम लोगों के विषय वस्तु से संबंधित हो। तो उन लोगों के शिकायत पर विचार करते हुए ज्ञानार्जन साइट लेकर आ गया है रीजनिंग सब्जेक्ट। हाँ, तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट पर। यह विषय व्यक्ति के तर्क शक्ति की क्षमता को दर्शाता है, या फिर कहें तो व्यक्ति के सोचने समझने चिंतन मनन करने आदि की क्षमता को दर्शाता है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में व्यक्ति के पास सिर्फ विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे अपने अर्जित ज्ञान का सही उपयोग करना भी आना चाहिए। व्यक्ति के पास किसी भी विषय वस्तु को समझने का एक तार्किक ज्ञान भी होना चाहिए। वो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, उसके सिद्धांत, उसके विभिन्न पक्षों के बारे में वह क्रमानुसार जानकारी रखें और उसका उपयोग कर पाएं। अगर हम बात करें कि आज का जो है प्रतियोगी परीक्षा पद्धति, उसमें इस विषय का एक अपना खास स्थान है। यह आपको 100% मार्क अचीव करने में काफ़ी मददगार होता है। अगर आप इस विषय पर अच्छा कमांड रखते हैं तो निस्संदेह आप किसी भी परीक्षा में एक अच्छा स्कोरिंग करने में सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन अब सवाल है कि इस विषय से संबंधित क्या नियम हैं, क्या सिद्धांत हैं, क्या उसके ट्रिक हैं कि आप जल्द से जल्द किसी भी समस्या का निदान, किसी भी प्रश्नात्मक समस्या का निदान आप यथाशीघ्र कर सकें। तो ये पहला था कि प्रश्नों को समाधान करते समय अपने मन व मस्तिष्क को शांत रखें, लेकिन सक्रिय रखें। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है संबंधित विषय वस्तु का व्यवस्थित व सैद्धांतिक ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि आप बिना उसके उलझ जाएंगे। हो सकता है कभी जो है जिसे लोकल वर्ड में बोलते हैं तुक्का लगाना, तो आप का तुक्का अच्छा लग जाए, लेकिन वह बार बार और सभी प्रश्नों में नहीं हो सकता है। तो उसके लिए आवश्यक है कि आपके पास संबंधित विषय वस्तु का जो है वह सैद्धांतिक ज्ञान होना आवश्यक है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है प्रश्न समस्या को एक बार में जो है पढ़ने की क्षमता और उसे समझने की क्षमता। मतलब एक बार में आप उस प्रश्न को जितना जल्दी पढ़ लें और समझ लें तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एक प्रश्न ही आपको सॉल्व नहीं करना होता है। तो ऐसी हालत में एक प्रश्न के चलते आप आने वाले प्रश्नों को हो सकता है कि फिर अटेम्प्ट उस पर ना ले पाएँ। तो जितना आप जल्द से जल्द किसी भी विषय वस्तु को समझते हैं, वह मतलब आपसे तात्पर्य है सभी परीक्षार्थियों के लिए ही काफ़ी आवश्यक होता है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है एक बार में कोई एक ही विधि व नियम
का प्रयोग करें। ऐसा अक्सर देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी अच्छे अच्छे स्टूडेंट, जिसे आप कोई भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड फॉर्मूला पूछते हैं, साइंस से रिलेटेड फॉर्मूला पूछते हैं, कोई भी प्रिंसिपल्स पूछते हैं, वो आपको एक बार में और सही जवाब देगा। लेकिन वही छात्र परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाते। उसका कारण है कि या तो वो एक साथ कई थॉट अपने अंदर लेके चलते हैं, जिसे इम्प्लीमेंट कर पाना जो है एक साथ संभव नहीं होता है, और उस दशा में वह बीच में ही फंस जाते हैं। तो इस महत्वपूर्ण बिंदु पर आप जो है कि हमेशा ध्यान रखें। पांचवा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है कि किसी भी प्रश्न पर अत्यधिक समय ना दें। खासकर ये जो पांचवा नियम है, यह पूर्णतः मतलब आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लिए विशेष रूप से दिया गया है, क्योंकि आप किसी भी प्रश्न पर अगर उसमें आप फंस रहे हैं तो फिर फंसते ही चलेंगे। फिर आपको लगेगा कि ना, अब इतना टाइम दिए हैं तो अब तो सॉल्व करना ही है। तो वही है कि फिर आप जिद के शिकार हो बैठते हैं और अपना परीक्षा खराब करने की दिशा की ओर चलते हैं। तो इस पांचों बातों को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। उपर्युक्त बातों को स्पष्ट करने के लिए अब हम कुछ उदाहरण की ओर चलते हैं। मान लीजिए कोई प्रश्न है कि 1 से लेकर 5000 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो अगर यहाँ हम पैदल चलने वाली बात करें कि 1 + 2 + 3 + 4, इसी तरह फिर हम बढ़ते रहें और 5000 तक पहुँचे, तो न जाने एक प्रश्न में कितना समय लगेगा। ऐसे प्रश्नों के लिए स्वाभाविक है कि कोई ना कोई नियम सिद्धांत होते होंगे, कोई विशेष फंडा होता होगा। तो इन्हीं सब बातों का अध्ययन हम इस खंड में करेंगे, तर्कशास्त्र के विषय पर विस्तृत बात करने के दौरान। तो यहाँ इस प्रश्न से संबंधित क्या फंडा है, तो इसका रूल है कि n × n+1, ठीक, n × n+1 ब्रैकेट बंद बट्टे 2। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि n जो है वो संख्या को दर्शाती है कि हमारे पास कुल कितनी संख्याएं। तो यहाँ हमारे पास कुल 5000 संख्याएं हैं, क्योंकि बात किया जा रहा है सभी प्राकृतिक संख्याओं का। तो एक n हो गया 5000, ठीक। और रूल कहता है n × n+1/2। तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो n है और +1, तो इधर हो गया 5001, ठीक। तो पाएंगे कि ये 2,50,00,000 5,000 कुल होता है। अब इसको जो है कि बट्टे में क्या करना है, तो 2 करना है। तो रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट आएगा 1,25,00,000, 1,25,25,100। तो यहाँ दोस्तों हम लोग जो है कि स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, थोड़ा लिखावट में देरी लग रही है, लेकिन कैलकुलेशन जो है ये आप फास्ट मेथड से कर सकते हैं। तो ये था कि 1 से लेके 5000 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा।
इसका आंसर था 1,25,25,100। इसी तरह हम अगर दूसरे प्रश्न का जिक्र करें, इस फिगर को आप देखें तो निस्संदेह आप जो है कि पहली नज़र में ही इसको बोलेंगे कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो एक है क्या कि आप जब रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं किसी भी प्रश्न का या किसी भी कार्य का, तो फिर आप उस कार्य में या जो भी विशेष अमुक विषय हो उसमें अच्छा प्रदर्शन आप करते हैं। लेकिन यहाँ मेथड की बात करेंगे तो पहला नज़र जो कहता है वो प्रश्न बतलाता है कि ये तीनों संख्या मतलब 4, ये 4, 16 और 64 किसी न किसी संख्या के वर्ग हैं। तो उस हिसाब से जो है कि वर्ग यहाँ दो संख्याएं हैं, एक है 256 और दूसरा है 144। लेकिन तब फिर आगे क्या है? अब इन दोनों में से ऑप्शन जो है कि अब आप गौर करें तो ये पहला संख्या जो है वो उसके मल्टीपल में ये दूसरी संख्या है 16, फिर उसके मल्टीपल में जो है कि 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, फिर 64 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो उस हालत में हमको क्या मिलता है? तो 256 मिलता है। या फिर आप इसको जो है कि अगर स्क्वायर पे ही हम लोग चलें तो उस पर भी 256 आ ही रहा था। तो दोस्तों अब हम लोग टाइप्स ऑफ रीजनिंग पर बात करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि रीजनिंग मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है वर्बल रीजनिंग और दूसरा है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत वैसे प्रश्न या तर्कशास्त्र से संबंधित नियम सिद्धांतों को रखा जाता है जिसे हम शब्दों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न में मुख्य रूप से अल्फ़ाबेटिकल लेटर सीरीज या फिर न्यूमेरिकल सीरीज इत्यादि प्रश्न आते हैं। दूसरा जो है नॉन वर्बल रीजनिंग, इसके अंतर्गत वैसे प्रश्न सिद्धांत इत्यादि को रखा गया है जिसे चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, जिसे ग्राफ के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे प्रश्न में शब्द का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होता है, लेकिन इसको समझने का, इसे हल करने का, ऐसे प्रश्नों को हल करने का जो विधि होता है वह चित्रात्मक विधि ही होता है। इस तरह के प्रश्न में आप अक्सर परीक्षाओं में देखते होंगे कि जल प्रतिबिंब या फिर दर्पण प्रतिबिंब या फिर कागज़ को मोड़कर काटना और फिर उसे खोलकर कि वो कैसा दिखेगा इत्यादि प्रश्न जो है इस तरह के रीजनिंग क्षेत्र में आते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग क्षेत्र में आते हैं। तो दोस्तों रीजनिंग के अंतर्गत हम लोग इस खंड में, रीजनिंग के इस खंड में निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करेंगे, जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, शब्दों का सही क्रम, अक्षर श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, अंक, गणितीय तर्क शक्ति व गणितीय संक्रियाएं। फिर इसी तरह हम जो है फिर आगे संख्या पदानुक्रम परीक्षण व संख्या पहेली, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कैलेंडर, दिशा एवं दूरी, रक्त संबंध, पासा जिसे डाइस कहते हैं, घन एवं घनाभ, बैठने की व्यवस्था, कथन एवं निष्कर्ष, समानता या असमानता, पहेली समस्या, आंकड़ों की पर्याप्तता, विश्लेषणात्मक निर्णय लेना, विवेचनात्मक तर्क शक्ति का ज्ञान, सादृश्य व वर्गीकरण, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब व अंतः स्थापित आकृति, कागज काटने व मोड़ने संबंधी परीक्षण, चित्रों को पूर्ण करना तथा चित्र रचना या फिर चित्र विश्लेषण, वेन आरेख और
समस्या समाधान जैसे विषय पर बात करेंगे, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और जानते रहिए सभी विषयों के बारे में कुछ विशेष बातें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।